ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, आप कौन हो इंटरफेयर करने वाले। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। मेरी लाइफ, मेरी चॉइसेस। डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी ऑर्थोडॉक्स। अपना कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड माइंडसेट हटाओ, पुराने ख्यालों में जीना बंद करो और मॉडर्न बनो। ये 21वीं सदी है। सुप्रीम कोर्ट ने हर व्यक्ति को राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी दिया है, जिसके अंतर्गत यदि व्यक्ति जन्म से पुरुष है परंतु वह चाहता है कि वह स्त्री होकर जिए, तो वह स्त्री भी बन सकता है। जिस व्यक्ति को राइट टू लाइफ दिया गया है, जीवन की आदर्श परिभाषा क्या है, जीवन का महत्व क्या है, स्वतंत्रताओं का महत्व क्या है, यह कौन बताएगा। क्या उसकी फ्री विल होगी? क्या उसकी चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी? माइंड के स्तर हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। क्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के निर्णय और इंद्रिय विषयों पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के निर्णय समान होंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे हम उस व्यक्ति को, जिसे निजी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, यह शिक्षित कर पाए जीवन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता किसकी है, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की? उन्हें यह कौन बताएगा कि जिसे हिंदू दर्शन में मोक्ष कहते हैं वह भी एक स्वतंत्रता की ही परिभाषा है। केवल मदिरापान करने एवं कामेंद्रियों को संतुष्ट करने को ही स्वतंत्रता नहीं कहा जाता है। आज प्यूबर्टी के बाद टीनेज चिल्ड्रन में पोर्न एडिक्शन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि उसे योग नहीं आता, उसे इंद्रिय विषयों को संयमित नहीं करना आता। आचार्य चाणक्य, माधवाचार्य इतिहास में ही होते थे, वे अब नहीं होते। यथार्थ में यूट्यूब पर जिस मोटिवेशन इंडस्ट्री का उद्गम हुआ है उसका मूलभूत कारण ही है युवाओं को जीवन का अर्थ पता ना होना। राइट टू एजुकेशन इंक्लूड राइट टू इंडिजीनियस नॉलेज अथवा राइट टू सिविलाइजेशनल नॉलेज। कि ब्राह्मणवाद का विरोध वास्तव में गुरुकुल व्यवस्था का विरोध है, क्योंकि ऋषि, आचार्य, उपाध्याय, संत, साधु, समाज को मार्गदर्शित करने वाले मनीषी विद्वान ब्राह्मण ही है। ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, आप कौन हो इंटरफेयर करने वाले। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। मेरी लाइफ, मेरी चॉइसेस। डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी ऑर्थोडॉक्स। अपना कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड माइंडसेट हटाओ, पुराने ख्यालों में जीना बंद करो और मॉडर्न बनो। ये 21वीं सदी है जिसमें हम चिल करते हैं, पार्टी और लाइट करते हैं, और यही कूल है। ये वही आर्ग्यूमेंट है जो महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले युवा सामान्य तौर पे देते हैं जब उनसे प्रश्न करे जाते हैं अपने माता पिता द्वारा, समाज द्वारा। पार्टी कल्चर, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन आज हमारे समाज में बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे युवा प्रचुर मात्रा में हैं जो कहने को तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, परंतु वे इसी पार्टी कल्चर में संलग्न रहते हैं और ड्रग एडिक्शन एवं एल्कोहल एडिक्शन जैसी विकृतियों का शिकार होने के कारण ही एक समय के पश्चात वे अनेकों मनोरोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं। यह सत्य है कि उनके माता पिता द्वारा, समाज द्वारा उन्हें इस कुमार्ग पर जाने से रोकने के अनेकों प्रयास होते हैं, उन पर प्रश्न भी उठाए जाते हैं, परंतु 100% उन्हें रोकना संभव क्यों नहीं हो पाता है? इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि संविधान अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है एवं यह स्वतंत्रता देता है कि वह जीवन जिस प्रकार से जीना चाहता है वह जी सकता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अनेकों अधिकार दिए हैं, जिसके अंतर्गत राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी आता है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी अर्थात यौन स्वतंत्रता। एक व्यक्ति यह निर्धारित कर सकता है कि वह कितने लोगों से यौन संबंध बनाना चाहता है। वह विवाह के साथ भी यौन संबंध रख सकता है। विवाह उसके सेक्सुअल ऑटोनॉमी पर बाधा नहीं बन सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर व्यक्ति को राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी दिया है, जिसके अंतर्गत यदि व्यक्ति जन्म से पुरुष है परंतु वह चाहता है कि वह स्त्री होकर जिए, तो वह स्त्री भी बन सकता है। उसे जो भी सर्जरीज करवाने की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था राज्य करेगा, स्टेट करेगा। संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकारों की व्याख्या यह तो बता देती है कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं जिसका राज्य हनन नहीं कर सकता। परंतु जिस व्यक्ति को राइट टू लाइफ दिया गया है, जीवन की आदर्श परिभाषा क्या है, जीवन का महत्व क्या है, स्वतंत्रताओं का महत्व क्या है, यह कौन बताएगा? यह तो संविधान नहीं बताता। भारत का ही नहीं, विश्व भर के संविधान यह नहीं बताते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है, क्योंकि संविधान के मूलभूत अधिकारों का सिर्फ इतना उद्देश्य होता है, वह अधिकार एक ऐसी सीमा है जिसका राज्य हनन नहीं कर सकता।
जीवन का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, यह तो शिक्षण संस्थान ही बताते हैं। यदि शिक्षण संस्थान नहीं बताते तो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन बताते हैं, परिवार बताता है। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन का अर्थ ही पता ना हो, जीवन की विभिन्न परिभाषाएं भी हो सकती हैं, यह ही ना पता हो, यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, स्वतंत्रता का अभाव क्या होता है, किसकी स्वतंत्रता होती है, यह ही ना पता हो, तो वह व्यक्ति जीवन के स्वतंत्रता के निर्णय किस आधार पर करेगा? क्या उसकी फ्री विल होगी? क्या उसकी चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी? यदि इसे मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से समझा जाए तो साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रॉइड स्वयं इस तथ्य को वर्णित करते हैं कि व्यक्ति जिस आधार पर निर्णय लेता है वह 3 स्तर पे निर्णय ले सकता है। वह स्तर माइंड के स्तर है, इड, ईगो, सुपर ईगो। यदि व्यक्ति इड के स्तर पर निर्णय लेगा, वो प्लेजर प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है। यदि व्यक्ति सुपर ईगो के बेसिस पे निर्णय लेता है, वह सोसाइटल मोरालिटी को ध्यान में रखता है। वेस्टर्न साइकोलॉजी के समान ही भारतीय दर्शन भी त्रिगुणात्मक प्रकृति को मानता है। सतोगुण से प्रभावित व्यक्ति, रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति, तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति के निर्णय भिन्न होंगे। वह व्यक्ति जो इंद्रियों के स्तर पर, सेंसेस के स्तर पर निर्णय लेता है, वह व्यक्ति जो मन के स्तर पर निर्णय लेता है, वह व्यक्ति जो बुद्धि के स्तर पर निर्णय लेता है, वह निर्णय अलग होंगे। एवं वह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था में आ जाता है, सच्चिदानंद की अवस्था में आ जाता है, क्या उस व्यक्ति के निर्णय वही निर्णय होंगे जो इंद्रिय विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं? क्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के निर्णय और इंद्रिय विषयों पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के निर्णय समान होंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे हम उस व्यक्ति को, जिसे निजी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, यह शिक्षित कर पाए? जीवन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता किसकी है? इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की? उन्हें यह कौन बताएगा कि जिसे हिंदू दर्शन में मोक्ष कहते हैं वह भी एक स्वतंत्रता की ही परिभाषा है? केवल मदिरापान करने एवं कामेंद्रियों को संतुष्ट करने को ही स्वतंत्रता नहीं कहा जाता है। एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी का सामान्य पाठ्यक्रम तो यह बताता नहीं है। जरा विचार करें, आज अनेकों एक्टिविस्ट ग्रुपों द्वारा यह मांग की जाती है कि हमें स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सेक्स एजुकेशन को व्यापक रूप देने की आवश्यकता है। क्या यही मांग हम नहीं कर सकते कि जिस वक्त एक बालक तरुण अवस्था में आता है, प्यूबर्टी की एज में आता है, उसमें आए हार्मोनल चेंजेस के कारण उसके सामने अनेकों चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। उस चुनौतियों से जूझने का जो उपाय हिंदू दर्शन बताते हैं वह क्यों ना उसे बताया जाए, उसे इंद्रिय संयम क्यों ना सिखाया जाए। यदि तरुण अवस्था आने से पूर्व ही वह योग का अभ्यर्थी होगा तो तरुण अवस्था में आने वाले हार्मोनल चेंजेस से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी वह सहजता से स्वीकार कर पाएगा। परंतु आज प्यूबर्टी के बाद टीनेज चिल्ड्रन में पोर्न एडिक्शन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि उसे योग नहीं आता, उसे इंद्रिय विषयों को संयमित नहीं करना आता। तो क्या इन तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात हमें यह नहीं लगता कि हमें गुरुकुल की अत्यंत आवश्यकता है? यदि गुरुकुल ना हो तो गुरुकुल में पठन पाठन किए जाने वाले विषयों को हमें राइट टू एजुकेशन में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि भारत का हर विद्यार्थी अपने स्कूल में ही, चाहे वो सीबीएसई से, आईसीएसई से, स्टेट बोर्ड से, किसी से भी एफिलिएशन लेता हो, उसे उन विषयों का ज्ञान हो, उसे दर्शन का ज्ञान हो, उसे योग सिखाया जाए, उसे इंद्रिय संयम सिखाया जाए, उसे यम नियम आसन प्राणायाम बताया जाए, ताकि जब वह युवा हो तो उसके नित्य प्रतिदिन होने वाले चिंतन मनन का विषय यह हो कि आज के इस दिवस की राष्ट्र, समाज, पर्यावरण के लिए क्या सार्थकता है। आज मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया जो समाज, राष्ट्र, पर्यावरण के लिए हितकर था। उस एल्कोहल एडिक्शन में डूबे उस युवक की तरह नहीं जो यह विचार करता है कि आज कितने पैक पीने हैं, आज कौन सी वाइन पीनी है, आज कौन से बार जाना है, आज कौन से कैटेगरी की पोर्न देखनी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें यही स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य, माधवाचार्य इतिहास में ही होते थे, वे अब नहीं होते, क्योंकि गुरुकुल परंपरा अब नहीं बची है। गुरुकुल की पुनर्स्थापना के अनेकों लाभ होंगे। यथार्थ में यूट्यूब पर जिस मोटिवेशन इंडस्ट्री का उद्गम हुआ है उसका मूलभूत कारण ही है युवाओं को जीवन का अर्थ पता ना होना। जब एक युवा विश्वविद्यालय में होता है, जो युवा एक समय पार्टी कल्चर के उपभोग में, आनंद में रस ले रहा होता है, कुछ समय के पश्चात ही वही युवा निराश होता है, हताश होता है, अनेकों रोगों, मनोरोगों से ग्रसित होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन आदि
बीमारियों का शिकार हो जाता है। तब वह अपने एक एक दिवस जीने का कारण खोजता है, आज वह ऐसा क्या करे जिससे उसे आनंद मिल जाए। और तब उसे सहारा देती है यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस, क्योंकि उसकी यथास्थिति ऐसी होती है, उसमें धैर्य का अभाव होता है। कोई यदि उसे कहे कि भगवत गीता पढ़ो, वह पढ़ नहीं सकता, परंतु 5, 10, 15 मिनट की वीडियो देख सकता है जिस पर वह अत्यंत विचार नहीं करता, परंतु वह वीडियो कुछ समय काल के लिए उसमें आशा अवश्य जगा देती है। यहां से यह भी प्रमाणित होता है कि ऐसे ही व्यक्ति को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है जिसके पास जीवन जीने का एक सार्थक कारण नहीं होता। गुरुकुल से निकले विद्यार्थी को किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। उसका जीवन दर्शन स्पष्ट है, वह अनुशासित है, इंद्रिय संयमित है, एवं उस व्यक्ति के जीवन की सार्थकता उसके अपने लिए ही नहीं, समाज एवं राष्ट्र के लिए भी होती है। ऐसा व्यक्ति जो एक समय काल पे एडिक्शन का शिकार था, जिसकी परिणति यह हुई कि वह आज रोगों से जूझ रहा है, उसकी सार्थकता उसके अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए नहीं है। एवं ऐसा व्यक्ति यदि इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहा जाए तो एसेट नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है परिवार पर, समाज पर, राष्ट्र पर। गुरुकुल व्यवस्था अपने आप में इन आज की मॉडर्न लाइफ की कुप्रथाओं का समाधान है। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषयों को हम कानूनी रूप से राइट टू एजुकेशन में सम्मिलित कर सकते हैं, एवं इसे एक अधिकार के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन इंक्लूड राइट टू इंडिजीनियस नॉलेज अथवा राइट टू सिविलाइजेशनल नॉलेज। ऐसी कई टर्मिनोलॉजीज का उपयोग कानूनी रूप से किया जा सकता है। यदि गुरुकुल व्यवस्था नहीं आती है तो मॉडर्न लाइफ की कुत्सित प्रथाओं का तो अंत होगा ही नहीं, अपितु यूनिवर्सिटीज में जो एंटी इंडिया नैरेटिव चलता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, तथाकथित ब्राह्मणवाद का जो विरोध किया जाता है, वह भी बंद नहीं होने वाला है। जिन यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मणवाद का विरोध किया जाता है, यहां यह भी समझ ले कि ब्राह्मणवाद का विरोध वास्तव में गुरुकुल व्यवस्था का विरोध है। क्योंकि ऋषि, आचार्य, उपाध्याय, संत, साधु, समाज को मार्गदर्शित करने वाले मनीषी विद्वान ब्राह्मण ही हैं। जो विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिखा जाता है, ब्राह्मण बनिया, वी आर कमिंग फॉर यू, वो विरोध सिर्फ ब्राह्मण का नहीं है, वो शिक्षा प्रणाली का है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का है। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधाराएं स्पष्ट रूप से समझती हैं कि शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होती है समाज के निर्माण में। वह कदापि नहीं चाहती कि आज जिस प्रकार से भारतीय युवाओं को वह अपनी विचारधाराओं से प्रभावित करती हैं, ऐसा समय आए तब गुरुकुल भारतीय युवाओं का चरित्र निर्माण करे। क्योंकि गुरुकुल में तो यह नारे लग नहीं सकते, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के एक महान विचारक हुए हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। उन्होंने स्वयं इस तथ्य पर अत्यंत बल दिया है कि जिसे वो कैपिटलिज्म कहते हैं, वह सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं होता, परंतु जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कैपिटलिस्टिक वैल्यू स्कूल, यूनिवर्सिटी के द्वारा जनता में प्रचलित होती हैं। क्योंकि जनता में वह प्रचलित होती हैं, इसलिए यदि कोई सत्ता का विरोध करके सत्ता में आ भी जाए, तब भी उस कैपिटलिस्टिक वैल्यूज का उन्मूलन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह शिक्षण संस्थानों पे अपनी जड़ें नहीं जमा देता और उन वैल्यूज को जड़ से नहीं मिटा देता। इसी लॉजिक का उपयोग करते हुए भारत के कम्युनिस्ट शिक्षण संस्थानों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने का सदा से प्रयास करते रहे हैं और सफल भी हुए हैं। अंत में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि भारत में गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना हो, भारत में पुनः शास्त्रार्थ परंपराएं? कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आप मेरे मत से सहमत हैं तो लाइक करें, अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो आगे भी बनाता रहूं तो सब्सक्राइब भी करें।